नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के मई के पहली तारीख में। और आपको पता है कि आज के दिन हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, हर महीने की पहली तारीख में हम डिस्कस करते हैं उस मंथ की टॉप 5 वैकेंसीज के बारे में। टॉप 5, 6, 7, हाँ ऐसी वैकेंसीज। एक सेकंड रुक जाइए। मई के पहली तारीख में, और आपको पता, ठीक है ना। तो सिंपली अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं तो मई के महीने में वो कौन सी वैकेंसीज हैं जिनका फॉर्म आने वाला है, या वो कौन सी वैकेंसीज हैं जिनका फॉर्म आ चुका है, ये दोनों ही बातों पे मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। अगले 10 मिनट आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा बेटा। और सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आप लोग मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है। जो ये वीडियो देख रहा है वो मुझे बताएगा कि आपने क्या स्टडी की है। मतलब आपने 10वीं पास किया, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन में हो तो क्या पढ़ाई की है, ये कमेंट करके बताना, ताकि मैं आप लोग को ये बता सकूं कि आप लोग के लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली वैकेंसी है AA की तरफ से आ रही है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC की वैकेंसी है। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करता हूं तो देखो, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो है 309। 25 अप्रैल से आपका फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है, मतलब आपका फॉर्म भी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और 24 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। वेबसाइट है AAI.AERO। ठीक है, अगर मैं फॉर्म फीस की बात करता हूं बेटा तो 1000 रुपए फॉर्म फीस यहां पर है। किसके लिए? जनरल, OBC, EWS के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए जो है आपकी फॉर्म फीस में एग्जम्पशन है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं बेटा, जो ये वैकेंसी निकाली गई 309, ये कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अनरिजर्व के लिए 125 वैकेंसी, EWS के लिए 30 वैकेंसी, OBC के लिए 72 वैकेंसी, SC के लिए 55 और ST के लिए 27 वैकेंसीज यहां पर निकाली गई हैं। कौन इस फॉर्म को भर सकता है, दैट मींस क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर बैचलर्स डिग्री इन साइंस, BSc विद फिजिक्स एंड मैथ्स, यानी अगर आपने BSc पढ़ाई की है, BSc की पढ़ाई की है और वो भी किसके साथ? फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। या आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, या अगर आपके पास कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीटेक किया आपने सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है बेटा। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं एज लिमिट की, अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं एज लिमिट की, तो एज लिमिट की जब मैं बात करता हूं तो मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। इसके अलावा OBC को जो एज रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का, यानी वहां पर हो जाएगी 30 साल। और SC ST की जब मैं बात करता हूं तो वहां 5 साल का मिलता है, यानी 32 साल हो जाएगी एज लिमिट। ठीक है ना, 5 years and 3 years। गॉट इट माई पॉइंट? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, देखो यहां मेंशन कर दिया मैंने AA की। अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो क्या सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला? एक आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद वॉइस टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। यानी इतने स्टेप्स में आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा। तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है, यानी जो रिटन एग्जाम होना है, उसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें देखो 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पार्ट A के अंदर रीजनिंग, GS, इंग्लिश और मैथ्स। रीजनिंग में 15 क्वेश्चन 15 नंबर, GS में 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इंग्लिश में 20 क्वेश्चन 20 नंबर और मैथ्स में 15 क्वेश्चन 15 नंबर। ठीक है। उसके बाद ये पार्ट A है। फिर पार्ट B जिसमें आपका फिजिक्स और मैथ्स, ये स्कूल लेवल की फिजिक्स और मैथ्स होती है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आपको फिजिक्स के अंदर देखने को मिलते हैं। 30-30 क्वेश्चन आते हैं, 30-30 नंबर के, यानी टोटल आपका 120 क्वेश्चन का पेपर, 120 नंबर का पेपर होने वाला है। और आपको जो समय है वो भी इतना ही मिलने वाला है, 120 मिनट का। ठीक है ना बेटा। अगर मैं यहां पर बात करने की कोशिश करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल पार्ट A, तो इस तरीके से आप लोग का देखो 60 क्वेश्चंस ऑफ टोटल 60 मार्क्स रिलेटेड टू इंग्लिश GS। इस तरीके से वेटेज 50% वेटेज इसका है एंड 50% वेटेज इसका है यहां पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग को यहां समझ आ जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल आता है आप लोग का कि सर पेपर किस मीडियम में आएगा, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता दूं, पेपर जो है वो बाइलैंग्वेज आएगा, केवल अंग्रेजी को छोड़ करके, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंग्लिश में ही रहेगी। उसके बाद बोला है देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ नेगेटिव मार्किंग, यहां पर नो नेगेटिव मार्किंग,
यानी इस एग्जाम के अंदर आप जो रिटन एग्जाम दोगे उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप लोग को समझाने के लिए ही मैंने रखा। ये थी वैकेंसी नंबर 1। अब हम चलते हैं वैकेंसी नंबर 2 पर, जो IOCL की तरफ से आ रही है, हाँ इंडियन ऑयल की तरफ से आ रही है। उसमें क्या है बेटा, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो 1770 पोस्ट निकाली गई है, अप्रेंटिस की जॉब है बेटा। यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये एक शॉर्ट नोटिस यहां पर निकाला गया था। इसी को मैं अगर डिटेल में आपको समझाऊं तो समझिएगा इस बात को कि अप्रेंटिस की पोस्ट है आप लोग की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी IOCL की तरफ से 1770 वैकेंसी है। हाँ ये वैकेंसी अभी अभी आई है। अगर मैं यहाँ पर फॉर्म फी की बात करूं तो नो फॉर्म फी, कोई भी फॉर्म फी नहीं लगने वाली है, यानी यहाँ पर फी एग्जम्पशन है, कोई फॉर्म की फी नहीं लगने वाली है। और आपका जो फॉर्म है वो 3 मई से क्या होगा, स्टार्ट होगा, और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 2 जून होने वाली है। ये बात समझ गए आप लोग, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो क्या एज मांगी गई है बेटा, तो अगर आपकी एज 18 से 24 साल के बीच में लाई करती है, अगर आपकी एज जो है वो 18 से 24 साल के बीच में लाई करती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपको छूट जैसे मिलती है वो मिलेगी। जो टोटल नंबर ऑफ 1770 वैकेंसी है, हाँ इसके लिए क्वालिफिकेशन या तो आपने ITI किया हो, या तो डिप्लोमा किया हो, या तो आपके पास रिलेटेड ट्रेड में डिग्री हो। जैसे इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ाई की हो, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल में आपने पढ़ाई की हो, ठीक है ना। चलिए अगर हम आगे की तरफ बात करने की कोशिश करें बेटा, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। चूंकि कोई फॉर्म फीस नहीं है और अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसलिए यहां पर आप लोग की शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी। जो आप फॉर्म भरोगे उस फॉर्म को भरने के हिसाब से आप लोग की पहले एक शॉर्टलिस्टिंग होगी, आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा या रिजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और देन मेडिकल करा लिया जाएगा। एक सिंपल सा प्रोसीजर है यहाँ पर सिलेक्शन का। तो आप सब लोग, जो भी लोग एलिजिबल है, इस फॉर्म को अवश्य 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 भरिएगा, ठीक है। अगली पोस्ट पे जब हम लोग चलते हैं बेटा, तो अगली पोस्ट आप लोग की आती है RRB की तरफ से आ रही है, ALP की, असिस्टेंट लोको पायलट की। ALP की अगर हम लोग बात करें तो ALP की पोस्ट निकाली जा रही है, जिसमें 9,900 प्लस पोस्ट निकाली गई हैं आप लोग की, ठीक है ना। तो क्या है 9,970, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की 9,970 वैकेंसी निकाली गई है। यहां पर अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, इसमें जॉब लोकेशन पैन इंडिया रहने वाली है। अच्छा आप लोग सोच रहे होगे सर इसमें अप्रेंटिस में जॉब लोकेशन क्या होगी बेटा, तो ये अभी भी पैन इंडिया ही बोला गया है, यहाँ पर पैन इंडिया जॉब ही आप लोग की होगी, ठीक है ना। और AA में भी आपकी जॉब पोस्ट पैन इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। चलिए ALP में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, सैलरी 19,900 बेसिक पे, उसके बाद सारे अलाउंसेस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। वैसे भी 7th पे कमीशन, 8th पे कमीशन अगले साल की शुरुआत से लागू हो जाएगा। उसका सिलेक्शन का प्रोसेस, पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसका CBAT होगा, मतलब 2 CBT होंगे, फिर CBAT होगा, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल कंडक्ट कराया जाएगा। अगर मैं बात करूं, इसका जो फॉर्म है वो 11 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 12 अप्रैल फॉर्म को भरने की क्या है बेटा, अच्छा नहीं, 11 अप्रैल को नोटिस आया, 12 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हुआ है। 12 तारीख से फॉर्म क्या हुआ है बेटा, 12 अप्रैल से फॉर्म क्या हुआ है बेटा, स्टार्ट हुआ है। और लास्ट डेट क्या है बेटा, 11 मई, यानी 11 मई से पहले जो भी बच्चे एलिजिबल हो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर मैं फॉर्म फीस की बात करता हूं बेटा, तो 500 रुपए फॉर्म फीस है बेटा जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, जिसमें से 400 रुपए आपके क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे जब आप CBT 1 का एग्जाम दोगे। ऐसे बाकी कैटेगरीज के लिए 250 रुपए, और उनको 250 के 250 रिफंड हो जाएंगे जब वो CBT 1 का एग्जाम दे देंगे तब, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सर जी, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास होना चाहिए, प्लस उसके पास ITI होना चाहिए, या डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है बेटा रेलवे के साथ किसी भी उसमें ट्रेड में, तो भी आप लोग एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं एज की बेटा, तो 18 से 30 साल एज मांगी गई है। उसके अलावा OBC को 3 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 18 से 33 साल, और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन, मतलब 18 से 35 साल, ये एज कैटेगरी वालों की हो जाएगी। अब अगर हम लोग यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखो बेटा, पहले आपका एक CBT कंडक्ट कराया जाएगा, इसे हम CBT 1 बोलते हैं, ठीक है। CBT 1, ये CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हाँ। फिर उसके बाद आ जाएगा CBT 2, शॉर्टलिस्टिंग फॉर CBAT। उसके बाद CBAT कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट रिक्वायर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट,
ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन, फाइनल सिलेक्शन स्टेज, यानी इतने स्टेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा होता है। अब अगर मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करता हूं एएलपी के, तो आपके पास मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं, मैथ्स में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आने वाले हैं, साइंस में 20 क्वेश्चन 20 नंबर के आने वाले हैं, और जीएस में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, यानी 75 क्वेश्चन का पेपर है, 75 नंबर का है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, इसकी रीजनिंग के लिए आप मेरे साथ रोज रात 9 बजे जुड़ सकते हैं। कहां पर बेटा? रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे, रेलवे अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे आप लोग को रेलवे की मेरी क्लासेस मिलती हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद जब CBT 1 पास करेंगे तो CBT 2 होगा, जिसमें पार्ट ए में आप लोग 2 पार्ट में पेपर होगा। पार्ट ए में मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, साइंस 40 क्वेश्चन 40 नंबर, और जीएस 10 क्वेश्चन 10 नंबर। उसके बाद रेलेवेंट ट्रेड का 75 क्वेश्चन का पेपर होगा। तो कुल मिला के 175 क्वेश्चन का पेपर, 175 नंबर का, और टोटल जो समय मिलेंगे 90 मिनट मिलेंगे इसको करने के लिए पार्ट ए को, और 60 मिनट मिलेंगे पार्ट को 2 को करने के लिए। तो टोटल 2.5 घंटे का आपका क्या होगा, यहाँ पर कंडक्ट होगा पेपर। आई बात समझ में? चलो, उसके बाद आपका CBAT कंडक्ट होगा ओनली फॉर ALP कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई CBT 2। जो CBT 2 क्वालिफाई करेगा उसका होगा CBAT कंप्यूटर मतलब बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मिनिमम 42 मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है 70% वेटेज ऑफ CBT 2 पार्ट ए, यानी जो रीजनिंग मैथ्स जीएस वाला हिस्सा है वो, प्लस 30% CBAT स्कोर। तो कुल मिला के आपकी फाइनल मेरिट इस तरीके से बनाई जाती है एलपी के अंदर। 3 वैकेंसीज के बाद जो चौथी वैकेंसी आ रही बेटा आपकी तरफ, वो आ रही है BSSC की तरफ से फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट। फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट आ रही है। जब मैं इसकी बात करता हूं बेटा, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 201 फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर बिहार आप लोग की जॉब लोकेशन रहने वाली है, यानी इसमें जो आपकी ज्वाइनिंग के बाद जॉब लगेगी। हाँ सर बताओ, 10th प्लस नहीं बेटा, अगर आपके पास ITI नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। या तो आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा हो, और या तो आपने बीटेक वगैरह कर रखा हो। चलिए, आई बात समझिए। फील्ड असिस्टेंट यहां पर अगर हम लोग ये देखें इंपॉर्टेंट डेट, तो 25 अप्रैल से ही फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 23 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद 540 रुपए फॉर्म फीस है। जनरल, OBC और अदर स्टेट, मतलब ये बिहार की पोस्ट है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल बिहार वाले एलिजिबल हैं। आप पैन इंडिया का कोई भी छात्र इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है ना। और बाकी बिहार के लोगों के लिए 135 रुपए फॉर्म फीस है कैटेगरी वालों के लिए। अदर स्टेट के कैटेगरी वालों को जनरल कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अगर मैं एज की बात करता हूं बेटा, तो एज आपकी 18 से 37 साल के बीच में होनी चाहिए। जो फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है 201, उसमें अनरिजर्व में 79 वैकेंसी है, जिसमें अदर स्टेट वाले भी फाइट करेंगे। EWS की 20, BC के 21, BCEW की 7, MBC की 37, SC की 35, ST की 2। आपके पास डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। और सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो एक रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन मेडिकल एग्जाम कंडक्ट होगा, और फिर आप लोग की ज्वाइनिंग होगी। ये एक प्रोसेस हुआ। टॉप 4 वैकेंसीज हो गई। अब हम चलते हैं, 2 वैकेंसीज आपके लिए हैं, 5वीं और 6वीं। 6 हो गई हैं एक्चुअली में, 5 की जगह 6 हो चुकी हैं। तो CSIR की तरफ से वैकेंसीज हैं बेटा 2, जिनकी अभी डेट है। तो CSIR में CFTRI और CSIR में NCL। तो CFTRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और NCL का नेशनल केमिकल लैबोरेटरी, इसमें वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं, पोस्ट निकाली गई जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, जूनियर स्टेनोग्राफर की, और टेक्निकल असिस्टेंट की। अगर मैं बात करूं जॉब लोकेशन की, तो CFTRI की ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होने वाली है, और NCL की पुणे महाराष्ट्र जॉब लोकेशन होने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करता हूं बेटा, तो इंपॉर्टेंट डेट में CSIR CFTRI की बात करूं टेक्निकल की, तो 10 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। हाँ, 10 मई फॉर्म को भरने की क्या है बेटा, लास्ट डेट है। 10 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। और यहां पर 7 मई फॉर्म को भरने की क्या है बेटा, लास्ट डेट है।
7 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। हाँ, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। हाँ, तो जो अब हाँ लास्ट डेट जो है 7 मई है स्टेनोग्राफर वाले और जेएससी की पोस्ट के लिए, और लास्ट डेट है टेक्निकल वाले के लिए 10 मई। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी आपका समय है। उसके बाद एनसीएल की जब मैं बात करता हूं तो 5 मई फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है, यानी आपके पास कुछ ही दिन शेष है। तो आपकी एज लिमिट की बात करूं, क्वालिफिकेशन की, तो सीएफटीआरआई के जेएससी की पोस्ट के लिए 12th पास हो आप, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग में अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है तो आपको आना चाहिए 30, इंग्लिश की टाइपिंग के लिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और हिंदी टाइपिंग वालों आपकी जो स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास हो आप, और साथ ही साथ आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा, और एससी एसटी को जो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो एज इट इज मिलेगा, जैसा मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की बात करूं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए उस रिलेटेड फील्ड में, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए रिलेटेड फील्ड के अंदर। ठीक है ना, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, तो अभी लास्ट में दिखाता हूं। और एज यहाँ पर 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। देन एनसीएल वाले में जेएसए की पोस्ट है जिसमें आपका 12th पास और वही टाइपिंग, सेम प्रोसीजर है, मतलब क्वालिफिकेशन और एज सेम है बिल्कुल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद में फॉर्म फी की बात करूं, 500 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। हाँ, डन है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपका पहले एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जब आप लोग देखोगे यहां पर तो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका क्या कंडक्ट कराया जाएगा बेटा? स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट जैसे जेएसए वालों के लिए टाइपिंग होगी और स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी, जिसे हम लोग शॉर्ट हैंड कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा सिंपल भाषा में, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में शॉर्ट हैंड कहते हैं। ठीक है, उसका टेस्ट कराया जाएगा। फिर आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आप लोग का एक जनरल सा मेडिकल, क्योंकि किसी भी जॉब के अंदर मेडिकल बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि क्या पता आपको कोई बीमारी हो किसी प्रकार की और स्टार्टिंग डे से ही आप छुट्टी पे चले जाओ। और फिर फाइनल मेरिट जो है बेस्ड ऑन रिटन एंड स्किल टेस्ट के परफॉर्मेंस पर बनेगी। तो आपका जो जेएसए का एग्जाम पैटर्न है उसमें देख लो 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है 90 मिनट का होगा, जो कि मेंटल एबिलिटी होगा। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन होंगे। 200 नंबर का होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद पेपर 2 जिसका 1 घंटे का होने वाला है, यहाँ पर जीएस और इंग्लिश 50 क्वेश्चन जीएस में, 50 क्वेश्चन इंग्लिश में, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है 150 नंबर का। यहाँ 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। फिर वही मैंने टाइपिंग जो बताई है, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी में करनी है तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। फिर स्टेनोग्राफर के लिए आपका एग्जाम पैटर्न जिसमें रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस 3 सब्जेक्ट आते हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन 100 नंबर। जहां पर आप लोग का नेगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाली। फिर स्किल टेस्ट होगा आप लोग का। स्किल टेस्ट की बात करता हूँ, 10 मिनट का आपका एक डिक्टेशन होगा, जो कि 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से होने वाला है। उसके बाद उसको कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए इंग्लिश वालों आपको मिलेंगे 50 मिनट और हिंदी वालों आपको मिलेंगे 65 मिनट का समय। फिर टेक्निकल असिस्टेंट वालों के लिए 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 वही मेंटल एबिलिटी 50 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर 100 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद जो पेपर 2 होगा जिसके लिए 30 मिनट का समय आप लोग को दिया जाएगा, इसमें 25 क्वेश्चन जीएस, 25 क्वेश्चन इंग्लिश। यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की है। ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट का होगा, कंसर्न सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन होगा, 300 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो कर रखा है बेटा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोग को बताऊं बेटा, ये तो मैंने आप लोग को टॉप 6 वैकेंसीज बता दी, टॉप 6 बता दी। इसके अलावा अगर एसएससी का कैलेंडर आ जाता है तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 13, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 पहला और दूसरा एसएससी सीजीएल, ये 2 वैकेंसीज और देखने को आपको यहां पर मिलेंगी बेटा। ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये आप लोग के लिए कंप्लीट अपडेट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। तो आप सभी लोगों को करना क्या है बेटा, आप सभी लोगों को ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ऑफलाइन कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करिएगा। लास्टली मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या पढ़ाई की है
और आप इसमें से कौन सा फॉर्म भरने वाले हैं। और इस वीडियो के लिंक को आप अपने हर दोस्त के पास शेयर करिएगा बेटा, ताकि अगर वो किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल है, किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, तो फॉर्म को भर पाए। दूसरी बात, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट्स बराबर मिलती रहे। और कोई डाउट हो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं आप लोग को उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।